ट्रंप का यूएस प्रेसिडेंट बनना और मिडिल ईस्ट में चल रही कॉन्फ्लिक्ट, इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। ट्रंप के पावर में आते ही जियोपॉलिटिक्स में खलबली देखने को मिलती है और किस तरीके से ट्रंप 2.0 में मिडिल ईस्टर्न पॉलिसीज चेंज होती हुई दिखेंगी और हम उसे कंपेयर भी करेंगे कि जो ट्रंप ने अपने फर्स्ट टेन्योर में मिडिल ईस्ट को लेकर पॉलिसीज अपनाई थी वो इस बार कैसे बदलती हुई दिख सकती हैं। इस बदलने का कारण क्या होगा? ये जो पॉलिसी चेंज होने वाली है यूएस की टुवर्ड मिडिल ईस्ट, इसका मेजर रीजन होने वाला है पिछले 4-5 सालों में जो मिडिल ईस्ट के अंदर चेंजेस हुए हैं। जिस टाइम पे ट्रंप पहले मिडिल ईस्ट के लिए अपनी पॉलिसीज फ्रेम करते थे, उस टाइम पे मिडिल ईस्ट का सिनेरियो कुछ अलग था। आज की डेट में मिडिल ईस्ट वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक रीजन, मिडिल ईस्ट वन ऑफ द मोस्ट डिसइंटीग्रेटेड रीजन के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो सेम पॉलिसी से टैकल नहीं की जा सकती। इस वीडियो के अंदर हमें देखना है क्या ये जो पॉलिसीज आने वाली हैं ये यूएस की जो कन्वेंशनल पॉलिसी रही है उसको सपोर्ट करेंगी या ट्रंप इसमें कुछ फिर से फेरबदल करते हुए दिख सकते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है सुमित त्यागी, वेलकम टू चहल एकेडमी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ट्रंप एंड द मिडिल ईस्ट, अ कंपैरिजन ऑफ पास्ट पॉलिसीज एंड द करंट चैलेंजेस। आज की डेट के चैलेंजेस के साथ साथ ट्रंप की पॉलिसीज का कंपैरिजन। ट्रंप एंड द मिडिल ईस्ट, हिज पॉलिसीज इन फर्स्ट टर्म, चेंजेस ही फेसेस नाउ, राइट। जैसा हमें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना सेकंड टर्म स्टार्ट करने वाले हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी स्टांस की तरफ सबकी नजरें बनी हुई हैं कि उसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ के साथ आपको यह भी समझना होगा कि मिडिल ईस्टर्न जैसे रीजन को लेकर ट्रंप की जो भी पॉलिसी होने वाली है उसका एक मेजर जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ट्रंप ने यह बोला है कि जो केओस इरप्ट होगा, धमकी है डायरेक्टली ट्रंप की कि अगर हमस इजराइल के जो लोगों को उन्होंने एब्डक्ट कर रखा है, उन्होंने होस्टेज बना रखा है, अगर हमस उन्हें नहीं छोड़ता है तो ट्रंप की पॉलिसीज काफी ज्यादा एग्रेसिव रहने वाली है। ट्रंप ने यह भी बोला है कि अगर नेगोशिएशन कंटिन्यू की जाए, अगर नेगोशिएटिंग टेबल पर आके बैठा जाए तो हमस को भी फायदा होते हुए दिखेगा, लेकिन अगर वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आने को तैयार नहीं है तो इसका रिपरकशंस, इसके इंप्लीकेशंस हमस के लिए, मिडिल ईस्टर्न बाकी कंट्रीज के लिए नेगेटिवली भी देखे जा सकते हैं। अब इन सारी पॉलिसीज को जो अभी आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं, उससे पहले हम ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि आज की डेट में ट्रंप 1.0 में क्या क्या सिचुएशंस थी और आज की सिचुएशंस उस 1.0 वाले टेन्योर से किस तरीके से अलग हैं। सबसे पहले 1.0 में जो सिचुएशंस बनी हुई थी मिडिल ईस्ट के अंदर उनको डिस्कस करते हैं। ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स, जब ट्रंप का फर्स्ट टेन्योर था उस टाइम पे किसकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी? उस टाइम पे सीरिया और इराक इस्लामिक स्टेट से, आईएस से लड़ रहे थे। आसान भाषा में सीरिया के अंदर बशर अल असद का इशू चल रहा था, इराक के अंदर आईएस ने अपने पूरी तरीके से पैर जमा लिए थे, कर्ड्स अपनी एक अलग लड़ाई लड़ रहे थे। तो ऐसे टाइम पे यूएस का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली आपको उस टाइम पे देखने को मिला था। ईरान और रशियन सपोर्ट के साथ साथ आपको यह भी देखने को मिल रहा था कैसे सीरिया में बशर अल असद अपनी रजीम को कंटिन्यू कर पाए थे। लेकिन आज सिचुएशन अलग है, बशर अल असद जा चुके हैं, इराक के अंदर आईएस एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो जो सेम पॉलिसीज उस टाइम पे यूएस की चल रही थी वो एग्जिस्ट होती हुई नहीं दिखेंगी। पॉलिटिकल टेंशंस उस टाइम पे जो थी उनके बारे में बात करते हैं। मिडिल ईस्ट में उस टाइम पे आपको एक मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा था, स्पेशली कहां? सऊदी अरेबिया और ईरान के अंदर जो आपको कंटिन्यूस राइवलरी देखने को मिल रही थी वो एक मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट को दर्शा रहा था इन ट्रंप के फर्स्ट टेन्योर के अंदर। आज सऊदी और ईरान के रिलेशंस वैसे नहीं हैं जैसे आपको 2017-18 में देखने को मिल रहे थे। दोनों थोड़ा सा क्लोज जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ट्रंप को भी या यूएस को भी अपनी अप्रोच थोड़ी सी बैलेंस्ड अपनानी होगी। ये जो साइड चूज करने वाला पर्सपेक्टिव है ये शायद इस बार काम ना करे। सऊदी लीडरशिप अंडर एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 तक अपने आप को एक मेजर सिग्निफिकेंट पावर की तरह एस्टेब्लिश कर लिया था। साथ के साथ उनकी जो एंटी ईरान पॉलिसीज थी उस टाइम पे वो काफी हद तक ट्रंप की जो एंटी ईरान पॉलिसीज हैं उसके साथ अलाइन करती थी। जो ट्रंप का एंटी ईरान रेटोरिक है और जो एमबीएस का मोहम्मद बिन सलमान का जो पॉलिसीज थी ईरान को लेके, जो उनका एक स्टैंड था ईरान को लेके, वो दोनों साथ में देखने को मिलते थे। लेकिन सिचुएशन आज अलग है। सऊदी अरेबिया के जो टाइज थे ईरान के साथ वो काफी ज्यादा बिगड़ते हुए दिखे थे हमें 2016 में, जब एक शिया क्लेरिक को एसेसिनेट कर दिया गया था सऊदी अरेबिया के अंदर, जिसकी वजह से ईरान काफी ज्यादा डिसकंटेंटेड था और सऊदी के साथ उसके रिलेशन काफी ज्यादा रॉक बॉटम हिट करते हुए दिखे थे, काफी ज्यादा बिगड़ते हुए दिखे थे। अब और क्या क्या सिचुएशंस थी? ईरान और सऊदी की राइवलरी, जैसा मैंने आपसे बताया, कंटिन्यूसली ईरान और सऊदी जो है वो आपको
टसल में देखने को मिल रहे थे, दोनों अपनी डोमिनेंस के लिए लड़ रहे थे। ईरान अपने आप को एक शिया पावर की तरह रिप्रेजेंट करता है, सऊदी अपने आप को एक सुन्नी पावर की तरह रिप्रेजेंट करता है। तो इसको आप जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ एक रिलीजियस या फिर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं कि इस्लाम के दो सेक्ट मिडिल ईस्टर्न रीजन को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सुन्नी वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है सऊदी अरेबिया और शिया वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था ईरान, जिस चक्कर में आपको कंटिन्यूअसली टसल्स देखने को मिल रही थी दोनों कंट्रीज के बीच में। एमबीएस और जो सऊदी ऑफिशियल्स हैं, जिसमें वो सऊदी ऑफिशियल्स जिसमें से अदेल अल जुबैर भी शामिल हैं, उन्होंने ईरान को एक्यूज किया था कि ईरान इराक और सीरिया के अंदर डीस्टेबलाइजेशन या इंस्टेबिलिटी फैला रहा है, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर और ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत है, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को हॉल्ट करने की जरूरत है, राइट। उसके अलावा यूएई और सऊदी अलाइनमेंट, यूएई के जो मोहम्मद बिन जायद हैं और जो सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने काफी ज्यादा साथ में काम किया था और दोनों ही वॉशिंगटन के इन्फ्लुएंस में आके वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को मिडिल ईस्ट में बढ़ाते हुए दिख रहे थे। दोनों कंट्रीज ने इजिप्ट और बहरीन के साथ मिलकर कतर के अगेंस्ट फंक्शन किया था। क्यों? क्योंकि कतर ईरान के सपोर्ट में काम कर रहा था। तो आपको अगर थोड़ा भी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आपको याद होगा कि इजिप्ट, बहरीन, सऊदी, यूएई, इन सब ने कतर को साइडलाइन कर दिया था, क्योंकि कतर जो है वो ईरान को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा था 2017 में, साथ के साथ उसका मुस्लिम ब्रदरहुड की तरफ भी आपको सपोर्ट जाता हुआ दिख रहा था। दूसरा एस्पेक्ट जो उस टाइम हमें देखने को मिल रहा था वो था इजराइल और गल्फ कोऑपरेशन। ट्रंप ने अपने फर्स्ट टेन्योर में काफी लॉन्ग लास्टिंग बैटल्स को या कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश की थी, चाहे वो कोरियन कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट में चल रही इजराइल वर्सेस अरब कॉन्फ्लिक्ट, तो चाहे वो अब्राहम अकॉर्ड की बात हो या फिर इकोनॉमिक रिलेशंस बेटर करने की बात हो बिटवीन इजराइल एंड अरब नेशंस, इसमें ट्रंप ने एक मेजर रोल प्ले किया था और उसका काफी हद तक आपको फायदा भी होता हुआ दिखा था। सऊदी अरेबिया और यूएई जैसी कंट्रीज जो हैं, उन्होंने सटल लेवल पे अपने आप को इजराइल के साथ अलाइन करना शुरू कर दिया था। साथ के साथ उन्होंने जो सिक्योरिटी थ्रेट उन्हें देखने को मिल रहे थे ईरान से, उसमें कहीं ना कहीं वो दोनों कॉमनैलिटी ढूंढ पाए। इजराइल को भी ईरान से थ्रेट है, सऊदी को भी ईरान से थ्रेट है, यूएई को भी ईरान से थ्रेट था, तो एक कॉमनैलिटी मिली जिसके बेसिस पे उन्होंने अलाइन करना शुरू किया, जिसकी वजह से ये जो उनका क्लैंडेस्टीन सपोर्ट था, जो कोऑपरेशन था, वो आपको बढ़ता हुआ दिखता है। क्लैंडेस्टीन का मतलब क्या होता है? बेसिकली कोई भी ऐसी चीज जो फोर फ्रंट पे आके ना की जाए, छुप के की जाए। तो हमने ये देखा कि ट्रंप के फर्स्ट टेन्योर में सऊदी और यूएई इजराइल के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू अपने रिलेशंस इंप्रूव कर रहे थे, लेकिन जब से 7 अक्टूबर 2023 में वो इजराइल हमास वॉर स्टार्ट हुई है, तब से आपको सऊदी का स्टैंड थोड़ा सा इजराइल के अगेंस्ट जाता हुआ दिखता है। तो जो चीजें फर्स्ट टेन्योर में हो पाई थी वो इस बार भी कर पाएंगे ट्रंप, वो पॉसिबल नहीं दिख रहा है। ये आपको मिडिल ईस्ट का मैप देखने को मिलता है। दिस रीजन इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट डिसइंटीग्रेटेड रीजन। दिस रीजन इज नोन फॉर वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज्यादा इंस्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। दिस रीजन इज नोन फॉर इट्स मोस्ट डीस्टेबलाइज्ड पर्सपेक्टिव। आज की डेट में भी आपको मिडिल ईस्ट कभी कोई ऐसी पोजीशनिंग में बैठा हुआ नहीं दिखा है आपको जहां वो लड़ ना रहा हो। अभी भी आपको इजराइल ईरान की वॉर देखने को मिल जाती है, सीरिया के अंदर आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाती है, और इस तरीके से जो भी आप पॉलिसी अपनाओगे मिडिल ईस्ट को लेकर, उसका एक मेजर रीजनल पॉलिटिक्स के साथ साथ जियो पॉलिटिक्स पर भी इंपैक्ट देखने को मिलता है। अब ट्रंप का जो मेन मिडिल ईस्टर्न पॉलिसीज अचीवमेंट्स हैं, उस टाइम पर अगर देखा जाए फर्स्ट टेन्योर के अंदर ट्रंप ने ऐसे कौन कौन से अचीवमेंट्स किए हैं जिनको बोला जा सकता है कि ट्रंप पॉलिसी वाज सक्सेसफुल इन दीज कंटेक्स्ट व्हेन इट कम्स टू मिडिल ईस्ट। सबसे पहली चीज है एंटी ईरान स्टैंस। ओबामा के टाइम पर ईरान और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में एक न्यूक्लियर डील साइन की गई थी, जिसे हम ज्वाइंट कोऑपरेशन बोलते हैं ऑन न्यूक्लियर पर्सपेक्टिव। ट्रंप ने आते ही सबसे पहले क्या किया? ट्रंप ने 2015 में सबसे पहले आके ईरान न्यूक्लियर डील से यूनिलेटरली विड्रॉ कर लिया, जिसकी वजह से ईरान काफी ज्यादा खफा भी हुआ। ईरान को ऐसा भी लगा कि उसको किसी भी तरीके से उसकी कंसेंट को, उसके पर्सपेक्टिव को पिक्चर में नहीं लिया गया है। इजराइल वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट न्यूक्लियर डील, सऊदी वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द न्यूक्लियर डील। तो इसका मतलब जितने भी आपको यूएस एलाइज मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रहे हैं, उस न्यूक्लियर डील से वो एग्री नहीं करते थे और उसके कंटिन्यूअसली अपोजिशन कर रहे थे। ट्रंप ने अपने एलाइज की बात सुनते हुए ईरान से उस न्यूक्लियर डील को यूनिलेटरली विड्रॉ कर लिया और ईरान के ऊपर इतने स्ट्रिंजेंट सैंक्शंस लगाए कि उसके साथ ट्रेड करना इवन इंडिया के लिए भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। क्यों इम्पॉसिबल हो गया? 2017 के अंदर एक एक्ट लाता है अमेरिका, जिसे हम बोलते हैं काट्सा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। मतलब जिस भी कंट्री पर यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसको भी यूएस अपनी एडवर्सरी समझता है,
अगर आप उसके सपोर्ट में खड़े हुए दिखते हैं तो आप भी यूएस से डायरेक्टली दुश्मनी ले रहे हैं और आपके ऊपर भी काटसा के अंडर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। इसलिए ईरान और इंडिया के रिलेशंस भी आपको डिप होते हुए दिखे थे ड्यूरिंग द फर्स्ट टेन्योर ऑफ ट्रंप। इन्होंने ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स जो है, जो आईआरजी है, जो 1979 के होस्टेज क्राइसिस के बाद आपको बनता हुआ दिखा था, जब अयतुल्ला खमेनी ईरान में पावर सेंटर बन चुके थे, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था ट्रंप ने। आज भी आपको इजराइल ईरान वॉर में आईआरजी जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता हुआ दिखता है। न्यूक्लियर डील का रिवोकेशन की वजह से काफी हद तक जो ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस थे उनको उनका गला घोट दिया गया था, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए थे और उसे डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की कोशिश की गई थी। और इसको मैं अचीवमेंट के तौर पर इसलिए ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ द यूएस की पॉलिसीज है मिडिल ईस्ट में वो उसके एलाइज पार्टनर के बेसिस पे चलती हैं और उसके एलाइज पार्टनर के हिसाब से ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील साइन हुई थी वो ना वेस्टर्न इंटरेस्ट में थी, ना ही इजरायली इंटरेस्ट में थी और ना ही सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट में थी। इजराइल के साथ रिलेशंस काफी बेटर होते हुए दिखे और ट्रंप डायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट करते हुए दिखे थे। उसके इंसिडेंट्स हम बताते हैं, क्यों हम बोल रहे हैं कि कुछ आउटराइट बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था ट्रंप ने इजराइल को ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। गोलन हाइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया इजराइल के एक इनसेपरेबल पार्ट की तरह। गोलन हाइट्स क्या है? गोलन हाइट्स 1967 तक सीरिया का हिस्सा हुआ करता था। 1967 में इजराइल ने गोलन हाइट्स को कैप्चर कर लिया, एनेक्स कर लिया। आज की डेट में लड़ाई इस बात की है कि गोलन हाइट्स हिस्सा किसका है, इसको किसकी सोवरेनिटी के अंदर डाला जाए। तो ट्रंप ने सीधे सीधे रिकॉग्नाइज कर दिया कि जो सीरिया की गोलन हाइट्स हैं वो इजराइल का हिस्सा है। जो अब तक जो इंटरनेशनल कंसेंसस था गोलन हाइट्स को लेके कि इट्स अ कन्फ्लिक्टेड रीजन, उसको खत्म करते हुए उन्होंने बोला गोलन हाइट्स के ऊपर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, गोलन हाइट्स इज द पार्ट ऑफ इजराइल, जो काफी हद तक आपको दिखता है कि एक डायरेक्ट सपोर्ट है इजराइल के क्लेम का। दूसरी चीज, जेरूसलम जो भी आज की डेट में कन्फ्लिक्टेड रीजन में देखने को मिल रहा है, ट्रंप ने बोला कि हम अपनी जो एम्बेसी है उसे तेल अवीव इज द कैपिटल ऑफ इजराइल, तेल अवीव से शिफ्ट कर रहे हैं कहां? जेरूसलम में। इसका मतलब आप काफी हद तक यह भी मान रहे हो कि ट्रंप ने यह क्लेम कर लिया है कि जेरूसलम इज आल्सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इजराइल, और जिसकी वजह से ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला अनडिवाइडेड जेरूसलम को इजराइल के पार्ट की तरह, इजराइल के कैपिटल की तरह, जिसकी वजह से आपको ग्लोबल अपोजिशन तो देखने को मिली लेकिन ट्रंप को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। यूएस अगर इजराइल को सपोर्ट कर रहा है दैट जेरूसलम इज द पार्ट ऑफ इजराइल, तो इजराइल को एक मेजर बैकिंग मिलती है इस चीज से। इजराइल अपने क्लेम को ज्यादा असर्टिवली बेसिकली सब्सटेंटिएट कर सकता है और सामने वाले के सामने रख सकता है कि जेरूसलम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इजराइल। आगे देखते हैं, ट्रंप का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट हम बोल सकते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर वो था 2020 में हुआ अब्राहम अकॉर्ड्स। ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है? देखो, जितनी भी अरब कंट्रीज हैं उसमें सबने तो इजराइल के साथ आने से मना कर दिया, लेकिन कुछ कंट्रीज जैसे आपको देखने को मिल रहा है इजराइल, यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान, इन सब ने अपने अरब इजराइल रिलेशंस में एक सिग्निफिकेंट चेंज लाया। मतलब अब तक ये इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं रख रहे थे, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड के अंदर यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसी कंट्रीज ने इजराइल के साथ अपने रिलेशंस ओपन अप किए, थोड़े से ज्यादा फॉर्मलाइज किए, और वो जो बैकडोर पॉलिसी चल रही थी उससे हटकर थोड़ा सा पॉलिसी आपको फोरफ्रंट पे आती हुई दिखती है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो इजराइल और अरब की कॉन्फ्लिक्ट आपको चलती हुई दिख रही थी उसमें थोड़ा सा डीएस्केलेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ अरब स्टेट्स इजराइल को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे कॉज ऑफ दिस अब्राहम अकॉर्ड। जहां तक रही सीरिया और इराक की बात, इन्होंने बोला कि सीरिया और इराक में जितने भी यूएस सोल्जर्स लड़ रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, उन्हें वहां से वापस बुलाया जाए। ये ट्रंप की एक पॉलिसी रही है। अमेरिकन इंटरेस्ट एट द फोरफ्रंट। यूएस सोल्जर्स अगर वहां ग्रास रूट लेवल पे लड़ेंगे, ग्राउंड फोर्सेस की तरह लड़ेंगे, तो उनके कैजुअलिटीज के चांसेस भी क्या है? ज्यादा है। लड़ाई भी यूएस की नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने सारे ग्राउंड सोल्जर्स को क्या कर लिया था? बुला लिया था। लेकिन उन्होंने ये भी बोलना शुरू कर दिया था कि हम कर्डिश सपोर्ट को, कर्डिश फोर्सेस को जो सपोर्ट मिल रहा है उसको भी सपोर्ट नहीं करेंगे, और बोला कि केवल जो हवाई हमले हैं, जो एयर सपोर्ट है, वो यूएस प्रोवाइड करेगा, ग्राउंड फोर्सेस यूएस प्रोवाइड नहीं करेगा। इससे फायदा किसको होता हुआ दिखा था? इससे फायदा हुआ था ईरान और रशिया को, जो बशर अल असद को सपोर्ट कर रहे थे, और काफी हद तक यह भी एक कारण है कि बशर अल असद अपनी रजीम को कंटिन्यू कर पाए थे ड्यूरिंग द फर्स्ट टेन्योर ऑफ ट्रंप, क्योंकि ट्रंप ने पूरी तरीके से अपनी ग्राउंड फोर्सेस वहां से वापस खींच ली थी, जो ये शोकेस करता है कि ट्रंप के लिए अमेरिकन इंटरेस्ट हमेशा आपको सेंटर में दिखते हैं। टारगेटेड स्ट्राइक्स, जैसा मैंने आपको बताया कि वो ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट नहीं करेंगे, टारगेटेड स्ट्राइक्स में फिर भी यूएस आपको इन्वॉल्व दिखा था इवन ड्यूरिंग द फर्स्ट टेन्योर। डील ऑफ द सेंचुरी, ऐसा ट्रंप का कहना था। उनका कहना था कि उन्होंने एक 2 स्टेट सॉल्यूशन सजेस्ट किया।
आसान भाषा में इजराइल और पैलेस्टीन की एज लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है उसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने एक डील सामने रखी, लेकिन इस डील के अंदर पैलेस्टीन की सोवरेनिटी को हाईली क्वेश्चन किया जा रहा था। और ये डील खुद में ही इतनी ज्यादा बायस थी इजराइल की तरफ कि मेजोरिटी ऑफ द अरब स्टेट्स और मेजोरिटी ऑफ द जो प्रो पैलेस्टीनियन स्कॉलर्स हैं या जो प्रो पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स हैं वो इस डील से एग्री नहीं कर रहे थे। ये प्लान जो है काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला इसी वजह से, क्योंकि इजराइल को कुछ ज्यादा ही आपने आउटराइटली सपोर्ट कर दिया है। ऑल्दो आप इसे डील ऑफ द सेंचुरी बता रहे हैं और आप बता रहे हैं कि इस टू स्टेट सॉल्यूशन से इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगी। दिक्कत इस बात की है कि आपने गोलन हाइट्स इजराइल को दे दिया, दिक्कत इस बात की है कि आपने जेरूसलम का क्लेम इजराइल को दे दिया। उसके बाद आप बोल रहे हो कि जी टू स्टेट सॉल्यूशन है जिसमें पैलेस्टीनियन कंसर्न्स को किसी भी तरीके से सेंटर में नहीं रखा गया। इस वजह से ऑल दिस डील ऑफ द सेंचुरी बोला गया, लेकिन इट वाज लेस ऑफ एन अकम्प्लिशमेंट मोर ऑफ अ ट्राई, कि अगर इसे अचीव किया जा सकता है तो काफी हद तक इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट आपको दूर होती हुई दिख सकती है। अब ये तो थी सारी पुरानी बातें, ये थी सारी फर्स्ट टेन्योर की बातें। आज की डेट में जब ट्रंप अपना सेकंड टेन्योर स्टार्ट करने वाले हैं, अपना सेकंड टर्म स्टार्ट करने वाले हैं, तो अब उन्हें क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं और क्या क्या बदलाव हैं फर्स्ट टेन्योर वाले पीरियड से और इस वाले पीरियड में मिडिल ईस्ट किस तरीके से बदलता हुआ दिखा है, उस बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अरब इजरायली रिलेशंस में एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला है। यूएई और इजराइल के साथ जो ट्रेड टाइज हैं वो ज्यादा पब्लिकली सेलिब्रेट नहीं किए गए हैं 2023 के बाद। यूएई काफी क्लोज गया इजराइल के, लेकिन वो आउटराइटली इसे क्लेम नहीं कर पाया क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द अरब वर्ल्ड इजराइल के अगेंस्ट हो चुका था जैसे ही वो गाजा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई 7 अक्टूबर 2023 को। तो किसी भी अरब वर्ल्ड का इजराइल के साथ खड़े दिखना भी उसकी आइडेंटिटी के लिए, उसके रिलेशंस के लिए विद अरब बाकी अरब वर्ल्ड के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका था। इसलिए यूएई ऑलरेडी रिलेशंस रख रहा था, लेकिन कभी भी उसे बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन या बहुत ज्यादा आउटराइटली वो सामने रख नहीं पाया फोरफ्रंट पर। सऊदी अरेबिया आज की डेट में अपने ईरान के साथ रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर टाइज असर्ट करता है। सऊदी अरेबिया को समझ में आ चुका है कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए सऊदी और ईरान को साथ में चलना पड़ेगा। ये जो कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इससे रिजोल्यूशन नहीं निकल सकता है। उन्होंने इजराइल के गाजा एक्शंस को भी क्रिटिसाइज किया है सऊदी ने, साथ के साथ ईरान के साथ अपने थोड़े क्लोज रिलेशंस बनाने की भी कोशिश की है। सऊदी ईरान रिलेशंस इवेंचुअली इवॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। जैसे मैंने बोला, एमबीएस ने ये एक्नॉलेज किया है कि जो सऊदी ईरान टाइज हैं उसमें हिस्टोरिक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। रियाद और तेहरान, बेसिकली सऊदी और जो ईरान है वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हुए दिखते हैं, डिफेंस कोऑपरेशन साइन करते हुए दिखते हैं, जिसके वजह से उनके बीच में टेंशंस भी आज की डेट में कम देखने को मिल रही हैं। मतलब जो पहले सऊदी का एंटी ईरान स्टैंड था, जो अलाइन कर रहा था ट्रंप के साथ, आज की डेट में सऊदी एंटी ईरान पर्सपेक्टिव पे नहीं चल रहा है, लेकिन ट्रंप आज भी एंटी ईरान पर्सपेक्टिव पे ही चल रहे हैं। तो कैसे वो सऊदी के साथ टैकल करेंगे, सऊदी के साथ डील करेंगे, वो चीज हमें अभी भी देखनी बाकी है। ईरान का जो रीजनल इन्फ्लुएंस है वो भी आपको काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। जब हम एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जिसे पूरी तरीके से ईरानियन सपोर्ट से देखा जाता है, जिसमें हमस, हिजबुल्लाह और हाउदीज की बात देखते हो आप, तो इसकी वजह से ईरान का जो मिडिल ईस्ट के अंदर इन्फ्लुएंस है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। इट्स ऑलमोस्ट बीन 1.5 years। अभी भी आपको ये कंटिन्यूसली इजराइल ईरान वॉर कंटिन्यू होती हुई दिखती है, जिसमें ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान बैक्ड आईआरजी, जो ईरान के जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनके सपोर्ट से इजराइल के नाक में दम करता हुआ दिखता है और कंटिन्यूसली आपको इजराइल पर भी अटैक होते हुए दिखते हैं और ये कंफ्लिक्ट रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ईरान इज नॉट दैट ईरान जो ट्रंप के फर्स्ट टेन्योर में था। रिलेटिवली आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथन होता हुआ दिखता है, थोड़ा स्ट्रांग होता हुआ दिखता है, उसकी इन्फ्लुएंस भी बढ़ती हुई दिखती है और जो बाकी अरब वर्ल्ड है उसके साथ भी उसकी क्लोजनेस बढ़ती हुई दिखी है। तो मिडिल ईस्ट में ट्रंप का एंटी ईरान एस्पेक्ट अपनाना आज की डेट में उतना आसान नहीं रहेगा जितना उसे फर्स्ट टेन्योर में देखने को मिला था। अरब स्टेट्स ने ईरान को सपोर्ट भी शो किया है, उसकी सोवरेनिटी का जो क्लेम है उसके लिए भी सपोर्ट शो किया है, जो ट्रंप की दिक्कतें बढ़ाता हुआ दिख सकता है। इजराइल के लिए भी काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं। क्यों? जब से वो गाजा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है, इजराइल को एक ग्लोबल क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है, स्पेशली अरब स्टेट से। आज की डेट में पहले ट्रंप चाह रहे थे कि इजराइल और अरब स्टेट्स क्या आ जाएं, साथ में कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दें, कोऑपरेट करना शुरू कर दें, लेकिन जो सिचुएशन आज की डेट में एग्जिस्ट करती है, मेजॉरिटी ऑफ द अरब स्टेट्स आपको इजराइल के अगेंस्ट दिखते हैं, जिस वजह से ट्रंप को दिक्कत आने वाली है। यूएस का जो सपोर्ट है इजराइल के लिए वो कंटिन्यूअसली स्क्रूटिनाइज किया जाएगा आज की डेट में, और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये जो अनकंडीशनल बैकिंग यूएस इजराइल को प्रोवाइड करता है, कहीं उसकी मिडिल ईस्टर्न पॉलिसी में ये बैकफायर ना कर जाए और उसके रिलेशंस अरब स्टेट से आपको बिगड़ते हुए ना दिखें। यूएस और सऊदी के रिलेशंस, सऊदी कंसिडर कर रहा है कि उसके इजराइल के साथ टाई नॉर्मलाइज किए जाए,
लेकिन उसका मेजर रीजन इज नॉट दैट कि सऊदी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, बट उसको यह पता है कि यूएस पूरी तरीके से इजराइल को बैक कर रहा है और सऊदी की सिक्योरिटी के लिए यूएस काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए वो भी चाहता है इजराइल के साथ उसके रिलेशंस नॉर्मलाइज किए जाएं। लेकिन सऊदी के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत है, जैसे वो पहले आपको ईरान के अगेंस्ट और प्रो सऊदी प्रो इजराइल स्टैंड लेता हुआ दिख रहा था, आज उतना आउटराइटली वो उस चीज को नहीं कर पाएगा। ट्रंप को कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर करना पड़ेगा सऊदी को कि वो यूएस की पॉलिसीज के साथ अपने आप को वापस अलाइन कर सके। ट्रंप की जो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसी रही है वो भी एक क्वेश्चनेबल स्टैंड रहने वाला है इस बार। उनका जो हिस्टोरिकल स्टैंड रहा है वो रहा है कि यूएस किसी भी तरीके से किसी और लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेगा। यूएस केवल अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान देगा, ना वो यूक्रेन में जाके लड़ने वाला है, ना वो सीरिया में जाके लड़ने वाला है, ना वो इराक में जाके लड़ने वाला है। लेकिन जब इजराइल की बात आती है तो यूएस कंटिन्यूसली आपको इजराइल को सपोर्ट करता हुआ दिखता है। अभी जो फर्स्ट टेन्योर में आपको मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईरान वाला पर्सपेक्टिव था वो भी कंटिन्यू होता हुआ दिखता है, पर क्या ट्रंप इसे इस बार भी कंटिन्यू रख पाएंगे, ये क्वेश्चनेबल एस्पेक्ट है। साथ के साथ जो रीजनल डायनेमिक्स हैं वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं जो 2016 में एग्जिस्ट करते थे। इसकी वजह से आपको पूरी तरीके से विजिट करना पड़ेगा अपनी पास्ट पॉलिसीज को, रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा उन पॉलिसीज को, जिससे वो प्रेजेंट सिचुएशन के साथ अलाइन हो सके और यूएस अपने इंटरेस्ट को अचीव कर पाए, क्योंकि लास्ट टाइम वाली पॉलिसीज तो फंक्शन नहीं करने वाली हैं। अरब इजरायली रिलेशंस में आपको काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। द रीजन बीइंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, यूएई इजराइल के जो ट्रेड टाइज हैं उनको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट नहीं किया जा पा रहा है। ट्रंप का जो फोकस है वो इकोनॉमिक नॉर्मलाइजेशन से आपको शिफ्ट होता हुआ दिख सकता है सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स पर, क्योंकि इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स आज की डेट में आप आउटराइटली क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा एस्पेक्ट क्या आता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो आता है सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स। तो यूएई और इजराइल के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस चल रहे हैं, अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो इजराइल के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स भी साइन होते हुए देख सकते हैं आप यूएई जैसे अरब स्टेट्स के साथ। के साथ इजराइल और यूएई एक ऐसा एग्जांपल सेट कर सकते हैं जो बाकी अरब वर्ल्ड को यह दिखाएगा कि इजराइल के साथ जाने से यानी यूएस के साथ जाने से उन्हें किस तरीके से बेनिफिट मिल सकता है, बोथ इकोनॉमिकली एज वेल एज फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। सऊदी ईरान रिलेशन जैसे मैंने आपसे बोला कंटिन्यूसली बेटर होते हुए जा रहे हैं। उन्होंने अपनी जो पॉलिसीज हैं उन्हें रीअप्रोच किया, सऊदी ईरान क्लोज आए, इसकी वजह से यूएस को भी अपनी पॉलिसीज को रीअप्रोच करना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा। वो जो मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटेजी है ईरान के ऊपर शायद वो आपको फंक्शन करते हुए ना दिखे। एमबीएस ने ईरान की सोवरेनिटी पर पूरी तरीके से सपोर्ट दिखाया है, जिसकी वजह से ट्रंप को अपनी पॉलिसीज मॉडिफाई करनी पड़ सकती हैं और जो रिलेशंस हैं सऊदी और ईरान के बीच में उन्हें किसी दूसरे लेंस से देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब सऊदी उतना सपोर्ट आपको करता हुआ नहीं दिखेगा जितना पास्ट टर्म में करता हुआ दिखा था। ईरान की तरफ भी उसे अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना पड़ेगा। काफी हद तक हम देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटेजी है इससे काम ना चले तो शायद आप इंप्रूव सऊदी ईरान रिलेशन के चक्कर में जो अपने जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, कुछ नए बेसिकली एस्पेक्ट्स को आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे कि सऊदी नहीं तो कौन, मतलब किसके साथ आप ऐसे एंगेज करें कि ईरान को उस रीजन में टैकल कर पाए, क्योंकि ईरान का स्ट्रेंथन होना अरब रीजन के अंदर वेस्ट के इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है और ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जो ईरान की इंपॉर्टेंस बढ़ती हुई दिख रही है मिडिल ईस्ट के अंदर वो कंटिन्यू हो सके। वो इजराइल के लिए एक मेजर थ्रेट है और इजराइल यूएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग इट्स पोजीशनिंग इन द मेडिटेरेनियन सी। तो काफी हद तक आप ये मान के चलो कि इजराइल इज अ पोस्ट ऑफ यूएस इन मेडिटेरेनियन, और जब तक इजराइल वहां बैठा है तो यूएस कंटिन्यूसली अपनी वहां प्रेजेंस बना के रख सकता है, इसलिए वो इजराइल का हाथ तो नहीं छोड़ने वाला। यूएस सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेटिक रोल, जो ट्रंप का ट्रांजैक्शनल रोल रहा है, मतलब ट्रंप का कहना है कि भाई अगर मैं तेरे लिए दो चीज कर रहा हूं तो तू भी मेरे लिए दो चीज करके दिखा, अदरवाइज मेरी इन दो चीज करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये जो ट्रांजैक्शनल अप्रोच है ना, ये काफी हद तक आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हुई दिख सकती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ट्रंप कुछ ऐसी चीज प्रोवाइड करें सामने वाली कंट्रीज को जो उनको फायदा पहुंचाए और रिटर्न में वो उन अरब स्टेट से ऐसी कुछ चीजें मांगे जो वेस्टर्न इंटरेस्ट को मिडिल ईस्ट में सस्टेन करने में हेल्प करें, राइट। तो ट्रंप की जो ट्रांजिशनल अप्रोच है वो नेगोशिएशंस सिक्योरिटी गारंटीज के लिए हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ट्रंप सऊदी अरेबिया को एडिशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो एमबीएस का सपोर्ट अपनी तरफ खींच सकें और शायद इसकी जरूरत भी पड़ेगी। ट्रंप प्रेशर भी फेस कर रहे हैं कि जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस को आप कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान, जो आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव चलता है कि जी हम तो किसी की लड़ाई में हिस्सा नहीं बनते, तो जब आप इजराइल की लड़ाई में हिस्सा बनते हो तो आपका वो स्टैंड कहीं ना कहीं हिपोक्रेटिक दिखता है। जब आप कहीं और इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे तो इजराइल को इतना ज्यादा डायरेक्ट सपोर्ट
क्यों कर रहे हो? तो ट्रंप के लिए एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि वैसे तो हम बोलते हैं कि यूएस फोर्सेस विल नॉट बी फाइटिंग अनदर किसी और की बैटल, लेकिन इजराइल की बैटल भी तो किसी और की बैटल है, उसमें यूएस फोर्सेस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे ट्रंप, ये भी देखना बचा है। इजराइल की डिफेंस नीड्स जो है उनको भी बैलेंस करने की जरूरत है। जो इजराइल को जो डिफेंस सपोर्ट दिया जा रहा है, उनको जो क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है ट्रंप को इस सपोर्ट की वजह से, उसको भी काफी हद तक उन्हें एनालाइज करना पड़ेगा और कोई और रास्ता ढूंढने की तरफ मूव करने की जरूरत पड़ेगी उनको, राइट। ये जो पूरी इंफॉर्मेशन आपने देखी, इसमें हमने देखा कि ट्रंप की फर्स्ट पॉलिसी मिडिल ईस्ट को लेकर क्या थी, आज की डेट में क्या क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से इन्हें रिजॉल्व किया जा सकता है, या क्या पोटेंशियल पॉलिसीज या क्या पोटेंशियल चैलेंजेस ट्रंप के सामने आते हुए दिख सकते हैं। इस सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक डायनेमिक एस्पेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशन एज अ सब्जेक्ट, और यूपीएससी की प्रिपरेशन खुद में ही एक बहुत डायनेमिज्म रखती है अपने आप में। तो आप इस क्वेश्चन को प्लीज अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। In light of recent geopolitical shift in the Middle East, such as the changing dynamics of Arab-Israeli relations and the Saudi-Iran reapproachment, critically analyze how these developments might influence Donald Trump's approach to the region during his second term as US president. Right? 250 वर्ड्स में से प्लीज लिखने का ट्राई कीजिएगा। मैं केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहा, आपके लिए आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। यूपीएससी में 70% पीपल फेल बिकॉज़ दे डू नॉट प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। तो डू ट्राई टू अटेम्प्ट दिस। This was all from my end. मैं आपको मिलता हूं एक और अच्छे से और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। Thank you so much guys and have a good day.